हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 से एक्सरसाइज 23.4 केजीसी ना क्लास 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 43 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x minus 1 into dy by dx is equal to 2xy given that ये जो हमारा given that होता है ये किस लिए होता है, c का वैल्यू निकालने के लिए। given that y of 2 is equal to 1, ठीक है ना। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा है सॉल्व करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये दिया हुआ y of 2 is equal to 1, तो ये किस लिए किया जाता है, c का वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो देखो हम लोग गिवन इक्वेशन को लेके चलेंगे। हम लोग गिवन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है x minus 1 into dy by dx is equal to 2xy, ठीक है ना। ये हमारा गिवन। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि इधर dy है तो सभी y वालों को इस तरफ आना पड़ेगा और यहाँ पे ये dx डिवाइड में है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सभी x वाले को इस साइड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे है dy, तो यहाँ पे जो भी y है इसके नीचे आ जाएगा और इधर ये रहेगा 2x और ये dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये जो x minus 1 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा x minus 1, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो चुका है तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy upon y is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 2x upon x minus 1 into dx, ठीक है ऐसा। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 by y है तो 1 by y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod of y हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, क्या बचेगा x upon x minus 1 into dx। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं x minus 1 यहाँ भी काश ऊपर में भी x minus 1 होता तो कट जाता, तो ऐसा करते हैं -1 कर देते हैं और +1 कर देते हैं। तो यहाँ कर देंगे x minus 1 और +1 और यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा log mod of y, तो यहाँ पे आने वाला है 2 और यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 upon x minus 1 और इसका होल dx, ठीक है। और ये आ गया log y mod of y। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log mod of y is equal to 2 ब्रैकेट x प्लस और इसका इंटीग्रेशन log mod of x minus 1 और प्लस का c। अब c का वैल्यू निकालने के लिए उसने ये लिखा है given that y of 2 is equal to 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो y of 2 is equal to 1 है इसका मतलब ये है y of 2 is equal to, इसका मतलब ये हुआ कि y is equal to 1 होगा when x is equal to 2, y is equal to 1 होगा जब x कितना हो 2, ठीक है ना। इसमें रखेंगे हम लोग, तो ये जाएगा log और mod of इज इक्वल टू, तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि c का वैल्यू निकालने के बाद इसी में रखेंगे हम लोग। तो इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट x की जगह क्या रखेंगे 2, तो जाएगा 2 प्लस log और ये आ जाएगा 2 minus 1 तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा mod of 1 और प्लस का c, तो log 1 होता है 0, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 2 प्लस ये भी 0 हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 प्लस c आने वाला है, तो c इज इक्वल टू -4 आएगा, c इज इक्वल टू -4। इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। तो बोलो क्या आने वाला है, तो log y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस log mod of x minus 1, यहाँ भी आप मॉड ले सकते हो और प्लस का माइनस का 4, है ना, माइनस का 4। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 -4 और ये log mod of y हो चुका है, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, ये 2x -4 को साथ में कर देते हैं 2 कॉमन लेके, तो x -2 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा प्लस में, अच्छा ये 2 है, 2 इसके पावर में जा सकता है क्योंकि log के बाहर मल्टीप्लाई में तो वो पावर में जा सकता है, किससे, बाय प्रॉपर्टी, तो x -1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा log mod of y, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इस log वाले टर्म को log वाले के साथ कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ वाई माइनस लॉग एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आप देखोगे लॉग ए माइनस लॉग बी जैसा हो गया, तो लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए बाई बी यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लॉग के बेस में कुछ नहीं तो ई है, तो इसका वैल्यू आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लॉग अगर x लिखा हो बेस में ई है, यहाँ पे मान लो n है, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू ई टू द पावर n लिखते हैं, ऐसा है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी बेस में क्या है, कुछ नहीं तो ई है, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, किसके बराबर। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू क्या लिखेंगे कि y अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये जो चीज़ें हैं ये जो बराबर हो जाएगा किसके, ई टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 के। ठीक है ना, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 43। तो यहाँ भी आपने देखा कि इंटीग्रेशन यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही ज़्यादा यूज है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ इंटीग्रेशन ही ज़्यादा यूज है ना, तो भी सही है। यानी आपका अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन स्ट्रांग है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो तो उम्मीद है कि आप लोगों का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लियर होगा। अगर नहीं है तो पहले आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्लियर करो। मैंने फुल वीडियो बना रखा है किस पे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन सेमी क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो है इक्वेशन क्या है, y 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए गिवन दैट किस लिए है, c का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो है 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें दो टर्म दिख रहा है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इसको उठा के इस साइड कर देते हैं। ये बन जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। देखो डी एक्स यहाँ पे है, जो इसके साथ सभी एक्स होना चाहिए, तो ये वाई में है तो इधर आना पड़ेगा इसको, और ये वाला जो एक्स है इसको इधर आना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इस तरह से, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस पहले से यहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, वो आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, चूँकि वेरिएबल है ना सेपरेट हो चुका है, टेकिंग इंटीग्रेशन हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग मॉड ऑफ एक्स होगा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ये किसका होगा, tan इनवर्स वाई का, tan इनवर्स वाई और प्लस में c। अब यहाँ पे c का वैल्यू निकालने के लिए उसने दिया है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिखेंगे y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 1 होगा कब, व्हेन x इज इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है ना, तो इन दोनों का वैल्यू इसमें हम लोग रखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। तो बोलो y इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे, तो यह आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 और प्लस c।
तो आपको पता होगा log 1 0 होता है और tan इनवर्स 1 पाई/4, तो ये हो जाएगा माइनस पाई/4 अब प्लस का c, तो जो c का वैल्यू आने वाला है वो कितना आएगा, तो जो c का वैल्यू आएगा वो आएगा पाई/4 c का वैल्यू पाई/4। अब इस c के वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 1 में, पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो यह आ जाएगा log x log mod ऑफ x और ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y और प्लस पाई/4। तो इसको उठा के इधर कर दे तो ऐसा दिखेगा log mod ऑफ x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई/4। तो ये इसका हो गया आंसर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 44। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आपसे इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों ही स्ट्रांग होना चाहिए, खास करके तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 इसमें फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ cos और ब्रैकेट में dy/dx इज इक्वल टू a, गिवन दैट, फिर से ये गिवन दैट है, तो गिवन दैट हमारे किस काम का है, c का वैल्यू निकालने के लिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, अब वो है गिवन दैट। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को ले लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं कि ये हो गया cos ब्रैकेट dy/dx इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले तो इसको हम लोग dy/dx को cos से फ्री करते हैं। तो ये कैसे होगा, तो cos को उठा के इधर कर देंगे, तो ये जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे dy है तो सभी y वालों को इस तरफ और सभी x वालों को इस तरफ आना होगा। तो चूंकि यहाँ पे ना कोई x है ना कोई y, 100% ये क्या है, कांस्टेंट है। cos इनवर्स a क्या है, कांस्टेंट है, इसमें ना x है ना y है, इसलिए ये कांस्टेंट है। तो dy को यहीं पर रोक देंगे और dx को इधर कर देते हैं, तो cos इनवर्स a इंटू आ जाएगा dx। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट है, y एक तरफ है, x एक तरफ है, तो क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो यह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू, यहाँ पे cos इनवर्स एक कांस्टेंट है बाहर कर दिए, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स a और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में c। अब यहाँ पे इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि c का वैल्यू निकालने के लिए उसने दे रखा है कि गिवन दैट, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो y की जगह 2 रखते हैं, इज इक्वल टू यह जाएगा cos इनवर्स a और x की जगह क्या रखेंगे 0, तो इनटू में 0 प्लस में c, तो c का वैल्यू आ जाएगा सिर्फ 2, है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो c का वैल्यू 2 आया। इसको क्या करेंगे, पुट इन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। बोले इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a और प्लस में 2, तो इस 2 को उठा के इधर कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, है ना। तो एक मिनट, यहाँ पे x भी बचा हुआ था ना, यहाँ पे x भी था, तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो अब इस 2 को उठा के इधर करते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू x कॉस इनवर्स a, तो ये इसका हो गया आंसर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये है ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही आपको देखने को मिलेगा। जब आप वेरिएबल सेपरेट करते हो तो आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना होता है, और उसके लिए आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 46 पे। देखो 46 नंबर क्या है, 46 नंबर, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पे बोला गया है कि एक हमें इक्वेशन फाइंड करना है जो कि कोई कर्व होगा, वो कर्व कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट 1,1 से, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू डी वाई। देखो कोई कर्व रहा होगा इस तरह से, मान लो ये कोई कर्व है, ये कहाँ से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 1,1 से, ठीक है ना। और इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन, इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं बोलूँ कि इसका क्या दिया है, तो वो दिया है x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व का। तो हमसे इस कर्व का इक्वेशन पूछा जा रहा है, हमसे इस कर्व का इक्वेशन पूछा जा रहा है। देखो अगर ये कर्व इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस कर्व का जो भी इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन इस 1.1 को सेटिस्फाई करेगा, सही ना। 1.1 उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ये मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है, तो ये जो पॉइंट इसलिए दिया गया है ताकि आप c का वैल्यू निकाल पाएँ, ठीक है ना। तो पहले तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा इस कर्व का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो है x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कर्व का इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं ना, वेरिएबल सेपरेट करने की। तो यहाँ पे चूंकि dy है तो जितना भी y वाला टर्म है वो इधर आएगा, और चूंकि इधर dx है तो सभी x वाले को इधर आना पड़ेगा। तो यहाँ पे dy है और कोई y वाला टर्म है ही नहीं, तो सिर्फ x वाले को इधर कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 2x² प्लस 1 अपॉन x इंटू में dx। तो ये मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है ना। दोनों साइड से हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो देखो अगर हम लोग इस इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा dy, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए x को अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2x और प्लस 1/x, इसका होल dx। तो यहाँ पे देखो ये तो y ही रहेगा, 2x का इंटीग्रेशन x² 2 आ जाएगा, और ये 2 पहले से है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log mod ऑफ x और प्लस का c। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू x² प्लस log mod ऑफ x प्लस का c। ये आया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है ये क्या आया है, ये कर्व का इक्वेशन आया है, लेकिन हमें उस कर्व का इक्वेशन चाहिए है जो इस 1 पॉइंट से पास करेगा। इसका मतलब वो जो पॉइंट है इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे द कर्व इज पासिंग थ्रू, कर्व इज पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, कर्व कहाँ से पास कर रहा है 1,1। तो इसका मतलब x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे। तो रखो इसमें, तो y की जगह 1, x की जगह भी 1, जहाँ भी x है वहाँ पे 1, y की जगह भी 1, ये log 1 0, और ये 1 1 कट जाएगा, नहीं c का वैल्यू आ जाएगा 0, c की वैल्यू 0। तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख देंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू x² प्लस log mod ऑफ x। तो यही आपका कर्व का इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कर्व, जिस जो कर्व हमें चाहिए था उसी कर्व का ये CUR, तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 46 था। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, तो ये था थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम, है ना, यानी कि ये आप कह सकते हो कि ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा था, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे यूज था। तो ये था 46। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47, देखो क्वेश्चन नंबर 47 इसी टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, यानी कि जो 47 नंबर क्वेश्चन है उसमें भी उसने ये बोला है कि ये कोई कर्व होगा, मान लो ये कहाँ से पास कर रहा है, 0 0 से। तो अब आप लोग समझ गए कि जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको सेटिस्फाई करा देंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिया हुआ है y डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका। देखो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले y डैश को हम लोग लिख देंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि इसी को हम लोग y डैश बोलते हैं। तो ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे dy है तो y वाला एक तरफ रहेगा, x वाला एक तरफ रहेगा। तो ये आ जाएगा dy इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स और इंटू आ जाएगा dx। अब यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू dx, ऐसा आ गया, ठीक है ना। लेकिन हमें ये पहले से पता है कि ई टू द पावर साइन एक्स हो और या फिर ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स हो, इन दोनों का क्वेश्चन जो है वो अपने आप को रिपीट करता है। तो क्यों नहीं इसको थोड़ी देर के लिए पहले हम लोग आई मान लें। तो लेट I1 इज, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए, इसको हमने इक्वेशन आई मान लिया है। ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग से करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपने आप को रिपीट करता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो एक्सपोनेंशियल ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, इसका मतलब इसको u मानेंगे। तो जो u रहता है उसको हम लोग बाहर रखते हैं, और v का इंटीग्रेशन और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखें उसका डिफ्रेंसिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब e टू द पावर x इंटू डी एक्स का होल dx। तो ये हो गया फार्मूला। अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन इतना ही रहेगा, तो इसको मैंने आगे लिख दिया, माइनस कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा, और ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन इतना ही रहेगा, तो यहाँ पे ई टू द पावर x आ गया। अब फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी चल रहा था आई, यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे यू इंटू वी लगाएंगे, दो टर्म देगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे यू इंटू वी मानेंगे तो कॉस एक्स यू हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाहर रखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ मैंने प्लस कर दिया, ये हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं, तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ये ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इतना ही रहेगा इंटू कॉस एक्स, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इतना ही रहेगा, और इंटू में साइन एक्स आई इंटू डी एक्स, और ये रहा आई। तो आप देखोगे कि यही वो फोटो है जिसका नाम आई था, है ना, देख लो आप, यही वो फोटो जिसका नाम आई था। तो इसके जगह भी हम लोग आई रख देंगे, तो यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और माइनस का आई। अब ये दोनों आई उठ के इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i, यहाँ पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग i की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो i की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगा, वो i इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब ये आई आ चुका है, तो अब आई हम लोग यहाँ पे रख देंगे, यही आई था, है ना, यहाँ पे हम लोग रख देंगे, तो ये आ जाएगा dy का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट
जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें dy का इंटीग्रेशन y होने वाला है और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने निकाला है ये वाला, तो यहाँ पर रख देंगे, यह आ जाएगा e⁻x/2 और ब्रैकेट में sin x माइनस cos x और ये प्लस c भी था तो यहाँ पे प्लस में c भी लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये c का वैल्यू निकालने के लिए उसने बोला है कि ये जो कर्व कहाँ से पास कर रहा है 0 0 से, तो इसमें से 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो बोलेंगे पासिंग थ्रू, ये जो कर्व है वो कहाँ से पास करेगा, पासिंग थ्रू 0 0, इसका मतलब x की जगह 0 y की जगह 0, तो e⁻0 1 हो जाएगा तो 1/2 साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है और प्लस का c, तो c का जो वैल्यू आने वाला है वो 1/2 आ जाएगा, c का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब इसको वापस हम लोग रख देते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लिए तो पुट इन सेकंड में रख देंगे तो y = e⁻x/2 ब्रैकेट sin x माइनस cos x और प्लस 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो कुछ बुक्स में है ना ये आंसर गलत दे रखा है तो आप लोग उसको देख लेना, ये बिल्कुल सॉल्यूशन सही है, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये आप समझो कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है इसमें। तो इसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो लास्ट में जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है ये है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी जो अगला एक्सरसाइज आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। ये था 47, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो देखो यहाँ पे फिर से एक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है। देखो क्या लिखा है इसमें, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेज एट अ कांस्टेंट रेट। कहने का मतलब ये हुआ कि बैलून का जब फुलाया जाता होगा तो उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, स्टार्टिंग में उसका रेडियस 3 यूनिट है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट, है ना। स्टार्टिंग में उसका रेडियस 3 यूनिट रहता है और बाद में चलकर जब उसमें काफ़ी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है तो उसके बाद जो रेडियस हो जाता है 6 यूनिट। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड्स, द वॉल्यूम ऑफ अ बलून एट टाइम t, है ना, आफ्टर t सेकेंड, है ना। तो t सेकेंड के बाद, है ना, वॉल्यूम क्या रहा होगा, सॉरी फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है कब, ऑफ द बलून आफ्टर t सेकेंड, t सेकेंड के बाद रेडियस क्या रहेगा ये हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो 2-3 चीज़ें आपको पहले से ध्यान में रखना है। क्या क्या, एक तो ये कि कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन वो दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। कौन चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है, किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। तो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, तो जब बैलून में जब वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा होगा तो वो टाइम के साथ हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। तो यही चीज़ें आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिया हुआ है कि dv/dt कितना दिया हुआ है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि उसने खुद लिखा है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम को भी मानना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं कि लेट वॉल्यूम ऑफ बलून बी, वी मान लेते हैं एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे, है ना। मैंने क्या मान लिया, वॉल्यूम ऑफ बैलून भी मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो dv/dt है वो दिया है किस रेट से, कांस्टेंट रेट से, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को ही तो बोलेंगे dv/dt, सही ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को ही क्या बोलेंगे, dv/dt। ये आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना, AOD में। तो dv/dt क्या है, कांस्टेंट रेट से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पता होगा। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है। अब यहाँ पे देखना क्या करेगा, अब ये जो k है ये है अननोन,
और जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक और अननोन आने वाला है जिसका नाम होगा c। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे dv को एक तरफ और k कांस्टेंट इंटू dt, वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे लेंगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हम लोग कर क्या रहे हैं, ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और टाइम के रिस्पेक्ट में एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और k इंटू टी आ जाएगा प्लस का c। तो आप देखो कि दो अननोन आ चुका है। ये जो हमारा इक्वेशन आया है v और t के फॉर्म में, इसमें दो अननोन है, एक k है एक c है। तो इन दोनों अननोन का वैल्यू निकालने के लिए उसने जरूर दिया होगा, हमेशा ऐसा होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा जिसको आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो भी इसमें वेरिएबल बचेगा, जो भी इसमें अननोन क्वांटिटी होगा, यानी जो भी अननोन कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और उसका वैल्यू निकालने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, या तो डायरेक्टली दिया होगा या तो इनडायरेक्टली आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे के और सी निकालने के लिए उसने क्या क्या दिया है वो सुनना, दो चीजें दिया होगा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के हमने छोड़ दिया। अब हमें पहले से पता है कि के और सी का मान निकालने के लिए उसने कुछ ना कुछ देगा। देखो कैसे, उसने बोला इफ इनिशियली का मतलब स्टार्टिंग में टाइम रहा होगा 0, तो बोलेंगे इनिशियली क्या होगा, टाइम रहा होगा 0, तो उस केस में रेडियस कितना था, रेडियस था 3 यूनिट, तो रेडियस है 3 यूनिट। तो यहाँ पे रेडियस का सिंबल मैंने r यूज किया है, तो ये बात हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे r क्या है, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बलून, है ना, बलून का रेडियस है ये, ठीक है। तो इसका मतलब v जो है, v को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, बैलून एक स्फेरिकल टाइप का है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। आपने पढ़ा होगा गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो वही चीजें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा k इंटू टी और प्लस का c। तो सोचो इनिशियली टाइम 0 था, तो यहाँ पे टाइम की जगह 0 रखेंगे और r की जगह 3 यूनिट रखेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व करो इसको, यह आ जाएगा 4/3 पाई और यहाँ पे आ जाएगा 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा c, क्योंकि टाइम था 0 तो ये हो गया 0, ठीक है। अब आप देखो यहाँ c का वैल्यू आने वाला है, तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर, यानी 3 3 9, 9 4 36 पाई, यानी कि देखो c का वैल्यू आ चुका है। मैंने आपसे बोला था कि जो भी यहाँ पे अननोन कांस्टेंट रहेगा उसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो एक पहले से आ चुका है, c आ चुका है 36 पाई। अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो पुट इन फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट में रखेंगे क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू के इंटू टी और प्लस c का मतलब 36 पाई, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 का यूज करते हुए हम लोग एक और अननोन निकालेंगे जिसका नाम है k, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, फिर देखो उसने क्या बोला है, आफ्टर 3 सेकेंड, यानी कि जब टाइम है ना, जब टाइम जो है वो 3 सेकेंड हो जाता है, आफ्टर 3 seconds it is 6 unit, the radius is 6 यूनिट, रेडियस कितना होता है 6 यूनिट हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब t इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 6 रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता है कि v को आपको 4/3 पाई r क्यूब लेके चलना पड़ेगा, तो इस v की जगह हमने रखा 4/3 पाई r क्यूब, है ना, इज इक्वल टू k इंटू टी और प्लस का है 36 पाई, यही हमारा इक्वेशन 2। इसी में इस चीज़ को हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, k आ जाएगा। देखो कैसे, 4/3 पाई, अब r का वैल्यू क्या रखेंगे 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का होल क्यूब इज इक्वल टू k इंटू टी, टी का वैल्यू क्या है 3 सेकेंड, तो यहाँ जाएगा 3k और प्लस 36 पाई, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 4/3 इंटू पाई और ये हो जाएगा 6 इंटू 6, है ना, 3 बार गुना हो गया, यहाँ जाएगा 3k और प्लस 36 पाई, तो यहाँ पे ये कटेगा 3 2 जा 6, तो कितना जाएगा 36 दूनी 72 इंटू 4 यानी 72 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, 288 आ जाएगा ना। तो 288 पाई क्या आ जाएगा, 288 पाई इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई आ जाएगा। अब देखो 288 पाई में इस 36 पाई को घटा दो, क्योंकि हमें k का वैल्यू चाहिए, तो जाएगा 3k इज इक्वल टू 288 पाई माइनस 36 पाई, तो कितना आ जाएगा 8 में से 6 गया 2 और ये 8 में से 3 गया 5, यानी 252 पाई आ जाएगा। ये आ जाएगा 3k, यानी k का वैल्यू आ जाएगा 252 अपॉन
अपॉन 3 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से 3 से कटेगा ये 3 8 जा 24 और 3 चौके 12 84 पाई आ जाएगा, है ना। के इज इक्वल टू आ जाएगा 84 पाई, तो के का वैल्यू आ गया 84 पाई, ठीक है ना। तो आप देखो हमने सी का भी वैल्यू निकाल लिया और के का भी वैल्यू निकाल लिया, तो यही आपको भी करना है, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। पहले आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उसको आप सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास एक वेरिएबल बचता है, यानी कि एक अननोन क्वांटिटी रहता है, तो सिर्फ उसका वैल्यू निकलेगा। अगर दो अननोन क्वांटिटी है तो उन दोनों का वैल्यू निकलेगा, और उन दोनों का वैल्यू या फिर एक का वैल्यू निकालने के लिए उसने कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो के का वैल्यू आ चुका, अब इस के वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रख देंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2, यहाँ लिख देते हैं पुट इन सेकेंड, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू के इंटू टी, के के वैल्यू 84 पाई इंटू टी, ठीक है ना, और प्लस 36 पाई। तो क्या पूछा था इसने कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड, है ना। अब ये पूछा है कि फाइंड, है ना, आफ्टर टी सेकेंड, टाइम की जगह जब टी सेकेंड रख देंगे तो टाइम की जगह ऑलरेडी टी सेकेंड रखा हुआ है, तो टी सेकेंड में रेडियस क्या रहा होगा आफ्टर टी सेकेंड, आर इज इक्वल टू वॉट। तो हमें यहाँ से आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालने के लिए वी को हमें फिर से आर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब टी की जगह कितना रखेंगे, टी सेकंड रखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने बोला है। तो यहाँ पे 84 पाई इंटू टी और प्लस 36 पाई। अब यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे पाई कॉमन लेके हम लोग काट सकते हैं, ठीक है ना। और भी कॉमन जा रहा है, कितना, 4 कॉमन जा रहा है ना, 4 कॉमन जाएगा। तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल काटा, यहाँ से टारगेट है आर की वैल्यू निकालना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 4 पाई कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 1 बचेगा, यानी 21 बचेगा, 21 टी, और इधर आ जाएगा 4 कॉमन लेंगे, 9 4 जा 36, तो इतना आ जाएगा, सही ना, ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर क्यू इज इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 2 जा 6, यानी 63 टी हो जाएगा, प्लस 9 3 जा 27। तो लेकिन हमें आर चाहिए, आर क्यूब नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, आर इधर 3 पावर है तो इधर कितना हो जाएगा 1/3, पावर क्या आ जाएगा 1/3, पावर आ जाएगा 1/3। तो ये हो गया आपका आर की वैल्यू, कब, जब टाइम टी सेकेंड था तब, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का फिक्स तरीका होता है, क्या, कि आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेना जो उसमें दिया रहता है क्वेश्चन में। उसके बाद अगर आपके सामने एक अननोन है तब तो फिर आप एक ही अननोन का वैल्यू निकालोगे। अगर आपके सामने दो अननोन आ जाए, दो अननोन कांस्टेंट आ जाए, तो क्या करना है, उन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे, उसने कुछ दिया रहेगा, इनिशियली में क्या है, फिर बाद में क्या हुआ, है ना। देखो यहाँ पे इनिशियली दिया हुआ था, तो ये सब चीज़ें मैंने रखा, तो यहाँ से एक कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना। अब इस कांस्टेंट को उठा के फिर इसमें रख दिए, फिर क्या करना है, इक्वेशन 2। अब फिर से जो अगला कांस्टेंट बच गया है उसका वैल्यू भी निकालने के लिए उसने कुछ कंडीशन बोला था, उसी कंडीशन को मैंने यहाँ पे लिखा और फिर वहाँ पे रख दिए, सॉल्व किए तो दूसरा इक्वेशन, दूसरा अननोन भी आ गया। अब जैसे ही दूसरा अननोन आया फिर से इक्वेशन 2 में रख देंगे, तो इक्वेशन 2 बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो पूछेगा वहाँ से हम वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है, कई बार आया हुआ भी है। तो ये बहुत ही आसान होता है कि मैंने आपको जो बताया बिल्कुल उसी तरह से याद रखो, क्या कि क्वेश्चन पढ़ो और एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में वो दिया रहता है, ठीक है। तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद आपको सॉल्व कर देना है। अगर एक अननोन आया तो उस अननोन का वैल्यू निकालना, 2 आया तो उन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और सबका वैल्यू निकालने के लिए उसने कुछ ना कुछ दिया रहता है, ये आपको बस समझना है।
देखो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसने क्या बोला, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप सोचोगे सर प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो अमाउंट हम बैंक में जमा करते हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज, यानी कि जो मैंने पैसा जमा किया था वो इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से, R% पर ईयर से। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल को अगर हम P मान लेंगे तो टाइम के साथ वो इंक्रीज करेगा कि 10 साल के बाद इतना होगा, 5 साल के बाद इतना होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रिंसिपल का रेट दिया हुआ है, किस रेट से, R%। तो इसका मतलब ये हुआ कि dp/dt दिया है। अगर हम प्रिंसिपल को P बोले तो dp/dt दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना, R% पर ईयर, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे कि मान लो कि मैंने ये पूछा कि 2% हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, 2% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप ये पूछोगे ना सर कि 2% आपका किसका इंक्रीमेंट हो रहा है, किसका 2%, 1 लाख का 2%, 2 लाख का 2% या 50,000 का 2%। तो जो अमाउंट आपने जमा किया था उसका 2%, इसका मतलब ये कि 2% ऑफ P। जैसे यहाँ बोला 8% पर ईयर, तो 8% किसका, जो भी आपने अमाउंट जमा किया होगा, तो आपने कितना जमा किया था, P, तो 8% ऑफ P, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसने बोला कि प्रिंसिपल जो है वो चेंज कर रहा है किस रेट से, 8% पर ईयर से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग प्रिंसिपल को P मान ले, लेट प्रिंसिपल बी P एट एनी टाइम T, एट एनी टाइम, किसी टाइम पे, किसी T टाइम पे प्रिंसिपल हमारा P था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि dp/dt जो आपका प्रिंसिपल है उसका जो रेट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, R%। किसका R%, किसका, R% ऑफ P, जो हमने रुपीज जमा किया था उसी का R%, ना, जो हम जमा करेंगे उसी का R% हमको मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमने 50,000 जमा किया तो हमें 1 करोड़ का परसेंटेज मिलेगा, नहीं, जो हमने जमा किया उसी का। तो R% ऑफ P, जो हमने जमा किया था उसी का R% से वो इंक्रीज कर रहा है क्या, हमारा प्रिंसिपल। तो ये था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया dp/dt इज इक्वल टू, R% का मतलब हुआ R/100, ऑफ का मतलब हुआ इंटू, और ये रहा P, तो ये हो जाएगा R इंटू P/100, ये आ गया dp/dt। वो आप देखो आपके सामने दो ही वेरिएबल है, कौन कौन, एक है आपका P और दूसरा है T। ये एक है P, एक है T, ये हमारा इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, ये आपको पता है। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर dp इधर है तो जितना भी P वाला वो इस साइड आएगा, और ये dt है तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा dp/P, जितना P वाला वो एक साथ कर दिए, और इधर आ जाएगा R पहले से, 100 पहले से, इंटू में आ जाएगा dt। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ T है, यहाँ पे वेरिएबल P है, तो यहाँ पे आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, P एक तरफ, T एक तरफ। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp/P, और यहाँ पे आ जाएगा R/100 इंटू dt। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो dp/P को हम लोग बोलेंगे log P इज इक्वल टू, यह आ जाएगा R/100 इंटू T और प्लस का C, ठीक है ना। अब देखो अब हमारे पास अननोन जितना भी है उन सब का वैल्यू निकालने के लिए उसने वैल्यू दिया होगा। देखो हम लोग C का वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है ना, R का वैल्यू हमें निकालना ही है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, है ना, R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कब, इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें P भी निकालना पड़ेगा और C निकालना पड़ेगा, तब ना R की वैल्यू निकलेगा। तो इसका मतलब C और P का वैल्यू निकालने के लिए इसने कुछ ना कुछ दिया है, क्या दिया वो सुनना ध्यान से। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। उसने ये बोला कि जो 100 रुपया है वो डबल हो गया 10 साल में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 रुपया था वो क्या था, स्टार्टिंग में 100 रुपया रहा होगा, और जब 10 साल के बाद वो कितना हो गया, 200 रुपया। जो क्वेश्चन वालों ने बोला कि 100 रुपीज़ 100 इज डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, जो 100 रुपये है वो 10 साल में डबल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में हमारा जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपीज़ था, 10 साल के बाद वो कितना हो गया, 200 रुपीज़ हो गया। तो जब स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं, इनिशियली उसने लिखा नहीं था, उसने लिखा नहीं था, ये हमें सोचना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि दो अननोन है, एक C है और एक P है, दोनों निकालने के लिए दो रिलेशन चाहिए होगा। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में टाइम रहा होगा 0,
अरे स्टार्टिंग में जब हम पैसा जमा किए तो उस समय क्या काउंट होगा, 0 ईयर काउंट होगा। और उसके बाद प्रिंसिपल कितना काउंट होगा, प्रिंसिपल जितना मैंने जमा किया था, कितना जमा किया था 100 रुपया, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब इनिशियली टाइम 0 था तो प्रिंसिपल 100 रुपये था, जिसमें हम लोग रखेंगे इसको इक्वेशन 1 मान के हम छोड़ दिए। बोलो टाइम 0 रखेंगे यहाँ पे पी की जगह 100, तो यह जाएगा log 100 इज इक्वल टू टाइम 0 होने की वजह से ये 0 हो गया, तो ये जो है 0 प्लस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू आ गया कितना, सी का वैल्यू आ गया log 100। तो आप देखो सी का वैल्यू आ चुका है। अब जैसे ही सी का वैल्यू आया अब हम लोग किस पे टारगेट करेंगे, पी पे। तो अभी सी के वैल्यू को वापस पहले 1 पे रख देते हैं, तो पुट इन फर्स्ट। तो जैसे ही हम लोग सी के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा, log p इज इक्वल टू r/100 इंटू टी और प्लस में log 100, चूंकि सी का वैल्यू आया है log 100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पी का वैल्यू अब निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब देखो इसको निकालने के लिए उसने क्या बोला कि जब हमारा टाइम जो है ये इनिशियली था, टाइम 0 था, अब जो है कि 10 साल के बाद, यानी कि जब टाइम कितना हो गया 10 साल, जब टाइम 10 साल हो गया तो प्रिंसिपल इसका डबल हो गया, डबल मतलब 200 हो गया, प्रिंसिपल डबल हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग टी की जगह 10 रखेंगे और पी की जगह 200 रखेंगे, तो यहाँ पर रखो, तो ये जाएगा 200, ये इक्वेशन 2 मान के छोड़ दिए। बोलो यहाँ पे क्या रखेंगे, इज इक्वल टू r/100 और टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह रखेंगे हम लोग 10 ईयर और प्लस log 100, ये पहले से है। तो क्या किया मैंने, पी की जगह 200 और टी की जगह हम लोग 10 रखा, ठीक है ना। तो ऐसा आ गया, तो ये इसको सॉल्व कर दिए तो ऐसा आ जाएगा, यानी कि इसको उठा के इधर साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा r/10। तो यहाँ पे आप देखोगे log a माइनस log b, यानी कि log a/b, यानी कि log 200/100 इज इक्वल टू r/10। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा log 2 और इज इक्वल टू r/10। तो r की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा log 10 इंटू log 2, और उसमें log 2 का वैल्यू दे रखा है ना। आप देखो क्वेश्चन में log 2 का वैल्यू दिया है कितना, log 2 का वैल्यू दिया है 0.0693 ठीक है ना। इसका मतलब 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6.931, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी रेट हो जाएगा 6.931, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम काम था। देखो पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद जो अननोन क्वांटिटी था इसको सॉल्व कर दिया इंटीग्रेट करके, तो सी और पी का वैल्यू मैंने निकाला और इक्वेशन को काफ़ी सिंपल में ले आए। देखो इक्वेशन काफ़ी सिंपल होता चला गया, उसके बाद जो रेट निकाला था वो आ चुका। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 50। तो ये सब जो क्वेश्चन था आपके सामने, ये जो भी दिख रहा था है ना, ये सभी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो आपको दिखेगा। अब इस साल तो पता नहीं शायद ना आए, है ना, लेकिन हमें पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखो इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,π/4। इसका मतलब फिर से एक कर्व का इक्वेशन निकालना है जो कहाँ से पास कर रहा है 0,π/4। देखो एक कर्व है, ये कहाँ से पास कर रहा है 0,π/4। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कर्व जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो किस लिए दिया होता है, सी का वैल्यू निकालने के लिए दिया होता है। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस कर्व का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सरकार ने दे रखा है कितना कि sin x इंटू कॉस वाई, sin x इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कर्व का दिया हुआ है और हमें कर्व का इक्वेशन निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है,
कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो यह आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई। ठीक है ना। तो ये मैंने एक इस टर्म को उठा के दूसरी साइड कर दिया। अब यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि dx है तो सभी x इस तरफ होना चाहिए, और चूंकि यहाँ पे dy है तो सभी y वाला टर्म इस तरफ होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये है cos y सॉरी sin x, तो sin x तो यहीं पर आएगा क्योंकि x वाला टर्म को इधर ही रखना है इंटू dx। तो इधर जो x वाला टर्म उसको उठा के इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा cos x, माइनस को मैंने इधर ही छोड़ दिया, यहाँ पे रहा sin y और इधर से कौन आ जाएगा cos y और इंटू में आ जाएगा डी वाई। आप देखोगे वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। तो क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई अपॉन कॉस वाई इंटू डी वाई। अब ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम लोग टैन एक्स ही बोल सकते हैं इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग टैन वाई भी बोल सकते हैं इंटू डी वाई। अब हम लोग को दोनों का इंटीग्रेशन आता है ना, दोनों का इंटीग्रेशन रखेंगे हम लोग। बोलो टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स और इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक वाई और प्लस में सी हो जाएगा। अब इस सी का वैल्यू निकालने के लिए उसने बोला था जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो बोलेंगे ये पासिंग थ्रू, ये जो कर्व है ये कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 0,π/4। इसका क्या मतलब होता है कि x के जगह 0 रखना है और y की जगह π/4 रखना है। तो रखते हैं। तो देखो सेक 0 कितना होता है, चूंकि cos 0 1 होता है तो सेक 0 1 हो जाएगा है ना। तो सेक 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ, और यहाँ पे सेक π/4 हो जाएगा चूंकि ये y की वैल्यू है, और प्लस में c। तो सेक 0 1 होता है, लॉग 1 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, माइनस लॉग, अच्छा सेक π/4 क्योंकि cos π/4 1/√2 होता है, सेक π/4 √2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 और प्लस में c, यानी कि जो c का वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है लॉग √2। c का वैल्यू कितना आया, लॉग √2। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 कौन था, तो इक्वेशन 1 ये है। ठीक है ना, इसमें हम लोग रखने वाले हैं। तो यहाँ पर रखेंगे पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, कितना आ जाएगा, लॉग सेक एक्स, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ सेक वाई और यहाँ पे प्लस लॉग √2, इतना आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब क्या करते हैं, अब इसको उठा के इधर कर देते हैं, ये इतना हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स और प्लस लॉग मॉड ऑफ सेक वाई इज इक्वल टू लॉग √2। तो यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, यानी कि लॉग सेक एक्स इंटू सेक वाई। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग √2, तो लॉग से लॉग गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक एक्स इंटू सेक वाई इज इक्वल टू √2 बचेगा। अब इसको हम लोग कॉस में चेंज कर दें तो नीचे आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू √2। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा, और ये आपके बुक में आंसर दिया हुआ है। तो ये हुआ एक्सरसाइज कंप्लीट, यानी एक्सरसाइज 23.4 ये हुआ कंप्लीट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।